Okay, all good. Roshan, screener visible. Okay. Good evening, guys. Today we are here collected for online webinar. अभी ये वेबिनार तो पूरा यूट्यूब पे है, ऑनलाइन चल रहा है. साथ ही में इसका रिकॉर्डिंग भी चल रहा है स्टेप बाय स्टेप. सो अगर कोई ज्वाइन नहीं भी कर पाया तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है. ये रिकॉर्डेड हो जाएगा और ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, अपना वेबिनार है करियर अपॉर्चुनिटीज इन आईटी सेक्टर विद रिसेंट टेक्नोलॉजीज. मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि जो लोग अवेलेबल है वो सी एस आई टी इस बैकग्राउंड से है, जैसे कि बी एस सी, बी सी ए, बी हो गया, एम ई, एम टेक, एम सी ए हो गया, एम एस सी हो गया. ऐसे अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि इस समय में आईटी को बहुत ज़्यादा बूम आ गया है, राइट. मैक्सिमम जो वैकेंसीज निकल रही है वो आईटी सेक्टर में निकल रही है. तो आईटी का अगर स्पेंड परसेंटेज देखा जाए, तो मैं स्लाइड अगर चेंज करूं तो आईटी का मैं स्पेंड परसेंटेज दिखाना चाहता हूं. तो मतलब आईटी कंपनी कैसे स्पेंडिंग परसेंटेज डिफरेंशिएट करती है. उदाहरण के तौर पे आप स्क्रीन पे देख ही रहे, सॉफ्टवेयर सेक्टर में तकरीबन 24.7% जो रेवेन्यू होता है कंपनी का, उतना रेवेन्यू सॉफ्टवेयर के इसमें स्पेंड किया जाता है, मतलब खर्चा किया जाता है. उसके बाद में टेक होस्टिंग होता है, उसके बाद में फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, वेटेड एवरेज है, उसके बाद में सर्विसेज, रिटेल, ई कॉमर्स. मतलब ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन के अंदर कमाई भी वैसी होगी, वैकेंसीज भी वैसी निकलेगी. अभी आप लोग देख रहे होगे कि वैकेंसीज मैक्सिमम डेवलपमेंट के अंदर निकलती है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, वेबसाइट डेवलपर चाहिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, मशीन लर्निंग डेवलपर चाहिए. ये ऐसे ही सब कुछ निकलते आ रहे हैं. ये क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्चुअली उस सेक्टर के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है. अगर मैं स्लाइड चेंज करूं, अब इन्वेस्टमेंट कर रही है इसका मतलब क्या, कि डेवलपमेंट जो है वो लैंग्वेजेस के ऊपर है. अलग अलग प्रकार के लोग हमको चाहिए. वो अलग अलग प्रकार के लोग इसलिए चाहिए क्योंकि उनको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर काम रहता है. उदाहरण के तौर पे जबकि मैं लैंग्वेजेस बोलूं, तो आप अगर बी सी, बी एस सी के बैकग्राउंड से है तो लैंग्वेजेस मैक्सिमम आप लोगों ने सी, सी प्लस प्लस का नाम तो सुना ही होगा. अगर आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं तो सी लैंग्वेज का भी नाम आप सुनते ही हो. तो ये जो है, आप जो चार्ट देख रही है, ये है मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन 2022. अब ये जो डेटा लिया हुआ है मैंने लिंक्डइन साइट से लिया हुआ है. इसके हिसाब से जो मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है अभी की कंडीशन में वो पाइथन है. पाइथन, आप सभी को मालूम ही होगा कि पाइथन जो है मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करने के लिए होता है, मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए. तो पाइथन के बाद में जावा है, उसके बाद में जावा स्क्रिप्ट है, उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे सी प्लस प्लस, सी शार्प, सी लैंग्वेज, टाइप स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस है. लेकिन इसमें टॉप 5 में अगर आप देखें तो पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, सी शार्प, इतनी चीजें हैं. इसमें से भी सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो पाइथन को दिया गया. पाइथन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, जावा भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है. दोनों ही टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाए जाते हैं. उसमें भी पाइथन को सबसे ज्यादा सपोज वेटेज आया हुआ है. आप सभी लोगों ने कई सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे. मशीन लर्निंग ये नाम सुना है आप लोगों ने. मशीन लर्निंग जो है वो मैक्सिमम, एक्चुअली मशीन लर्निंग जावा में भी होता है, डॉट नेट में भी होता है. लेकिन पाइथन का नाम मशीन लर्निंग में सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि पाइथन में काफी सारी लाइब्रेरीज इनबिल्ट होती है, जिसके कारण बड़ा सा बड़ा टास्क जो है वो कम टाइम में और छोटे कोड में हो जाता है. इसलिए पाइथन का इस्तेमाल होता है. तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो चार्ट दिख रहा है आप लोगों को, इसका मतलब क्या है, आपको अगर ग्रोथ करनी है, काफी अच्छी ग्रोथ करनी है, तो इन टॉप 5 में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए. कोई भी एक लैंग्वेज आई तो भी चलेगा. देखो इसमें सी प्लस प्लस और सी शार्प भी है. मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, डेस्कटॉप वगैरह एप्लीकेशन जो बनते हैं सी शार्प के अंदर बनते हैं.
तो उसमें अगर आपको करियर करना है तो आपको इन लैंग्वेजेस की मदद लेना पड़ेगा। पाइथन है, जावा है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, सी शार्प। अब सी और सी प्लस प्लस ये जो देखिए बेसिक लैंग्वेजेस है। काफी सारे स्टूडेंट बीसीए करते हैं, बीएससी करते हैं, फिर बी करते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये सब्जेक्ट होता है सी सी प्लस प्लस, लेकिन बात ऐसी होती है कि जब ये सब्जेक्ट आपको एकेडमिक्स में होते हैं तब आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन रियलिटी में आपको ये बता दूं, भले ही आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर लो, जावा हो, पाइथन हो, सी शार्प हो, जिस बंदे का सी सी प्लस प्लस का बेसिक नॉलेज क्लियर है, बहुत अच्छे से जिसको पता है, वही इन लैंग्वेजेस में, मतलब जो बड़ी लैंग्वेजेस है जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, सॉरी पाइथन, सी शार्प, इनके अंदर अच्छा काम करने के लिए बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। और बेसिक लैंग्वेज जो है वो सी और सी प्लस प्लस है। अगर मैं स्लाइड चेंज करूं अभी, तो कुछ मिथ्स इसके अंदर है, प्रोग्रामिंग स्किल के अंदर कुछ मिथ्स है। मिथ्स क्या है? देखिए, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं अभी जो ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं उनकी बात करूंगा, या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, फ्रेशर है, उनकी बात करूंगा। हम लोग हम लोगों को क्या लगता है कि कोडिंग स्किल जो है कंपलसरी है, ऐसा लगता है हमेशा, हम उसी के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, अब जैसे जैसे कि हम आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो रियलिटी ये है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग स्किल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास बाकी स्किल भी रहा तो भी चलेगा। बाकी स्किल मतलब मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? देखिए, एनालिसिस है, डिजाइन है, कोडिंग है और टेस्टिंग है। ये चार एक्चुअली मेन मेजर सेक्टर्स है जिसके अंदर जॉब मैक्सिमम टाइम अवेलेबल होता है, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम लोग जो फोकस करते हैं वो सिर्फ कोडिंग के ऊपर करते हैं, ठीक। उनको लगता है कि भाई कोडिंग ही आना चाहिए, लेकिन रियलिटी है कि सिर्फ कोडिंग ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हर किसी को कोडिंग आए आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन कोडिंग में पैकेज अच्छा रहता है, इसलिए सब लोग उसके पीछे पड़ते हैं और उसमें फ्यूचर ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि अगर किसी को प्रोग्रामिंग स्किल नहीं आता, फिर उसमें उसने उस बंदे ने काय में जाना चाहिए? अपने पास कोडिंग छोड़ के भी बाकी बाकी जो है वो तीन ऑप्शंस है, जैसे कि एनालिसिस है, डिजाइन है और टेस्टिंग है। मान लीजिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा एनालिसिस के बारे में। अब एनालिसिस का स्किल मतलब क्या है? देखो, कई बार ऐसा होता है किसी का ऑब्जर्वेशन ना बहुत अच्छा होता है, या फिर किसी का बात करने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। कुछ लोग जो है वो शाय टाइप के होते हैं, शर्मीले होते हैं, वो बात नहीं करते। लेकिन कुछ लोग बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल होता है, जिसको बोल बच्चन बोल सकते हैं अपन, और बहुत बढ़िया बात करते हैं किसी से। हाँ, लेकिन हो सकता है कि वो पढ़ाई में अच्छे ना हो, लेकिन बात करने में बाकी बहुत बढ़िया हो सकते हैं। तो वो जो लोग होते हैं ना, वो मैक्सिमम टाइम जो है वो एनालिसिस के अंदर जाते हैं, एनालिसिस फेज के अंदर। अब हम अगर ये एक एक फेज के बारे में बात करें, तो चलिए एक एक फेज के बारे में बात करते हैं। अगर एनालिसिस के मैं बारे में बात करूं, तो उसमें ये वो लोग जाएंगे जिनका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। हो सकता है कोई बंदा हो जो डिजाइनिंग में बहुत अच्छा है, मतलब उसको कोडिंग का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज है। जैसे कि अब डिजाइनिंग के लिए HTML CSS ये अगर नाम आपने सुने होंगे, तो ये सबसे ज्यादा काम में आने वाले हैं। जिन लोगों को कलर कॉम्बिनेशन का सेंस बहुत ज्यादा होता है, वो जो होते हैं वो डिजाइनिंग के अंदर जाते हैं। अब डिजाइनिंग में प्योर कोडिंग ही होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तीसरा जो पार्ट होता है, अभी जो देखिए मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में हम इसका लॉन्ग डिस्कशन करने वाले हैं। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है कोडिंग का। अब कोडिंग में देखिए, कोडिंग करते वक्त जो मेजोरिटी होती है, जो डेवलपर्स है, वो कोडिंग सेक्शन में जाते हैं, ठीक है। और कोडिंग करना मतलब क्या है? लॉजिक्स बिल्ड करना, एल्गोरिथम्स लिखना, ये चीज होती है। लेकिन लेकिन कोडिंग के बाद भी एक काम आता है, वो होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। टेस्टिंग मतलब क्या? सिंपल सी बात है कि कोई काम ऑलरेडी किया हुआ है और उसको फिर से टेस्ट करना है, ठीक है, उसको चेक करना है कि प्रॉपर हुआ है कि नहीं, ये मतलब टेस्टिंग। तो कोडिंग छोड़ के बाकी जो तीन मैंने बताए, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छा स्किल चाहिए ही, ऐसी बात नहीं होती है। आप साधारण से स्किल से भी स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी आप वर्किंग कर सकते हैं। चलिए, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कैंडिडेट्स में क्या मिथ्स होते हैं। पहला मैंने बताया आपको कि प्रोग्रामिंग स्किल कंपलसरी है क्या। एक्चुअली प्रोग्रामिंग स्किल बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आपको बताया मैंने कि चार फेज में से सिर्फ एक ही फेज ऐसा है जिसमें कोडिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है,
बाकी फेज में इतना कोडिंग नहीं होता रियलिटी में, ठीक है। दूसरा जो मिथ्स होता है आपके पास वो होता है 10वीं और 12वीं के परसेंटेज। अब मैं आपको बताऊं तो मैक्सिमम लोग जो है ग्रेजुएट है। इमेजिन कीजिए अभी जो ये वीडियो सेशन चल रहा है इसमें जो कुछ भी लोग देख रहे होंगे, मैं इमेजिन करता हूँ कि कुछ लोग ग्रेजुएट होंगे और कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। अब ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैक्सिमम लोगों का 10वीं 12वीं हो चुका है, ठीक है। और आपने अगर कहीं कैंपस अगर अटेंड किए, ऑनलाइन कैंपस हो ऑफलाइन कैंपस हो, अगर आपने कहीं अटेंड किए तो आपको परसेंटेज का क्राइटेरिया पता होगा। कुछ लोगों को 60 का क्राइटेरिया रहता है, काफी सारे लोगों का 60 का क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि अगर आप ग्रेजुएट हो, इसका मतलब 10वीं में भी 60% के अबो होना चाहिए, 12वीं में भी 60% के अबो होना चाहिए, और ग्रेजुएट अगर आपका कंप्लीट है तो ग्रेजुएट भी 60% से अबो होना चाहिए। इसको बोलते हैं 60 का क्राइटेरिया। कुछ कंपनीज ऐसी है कि जो 70 का क्राइटेरिया रखती है। इसका मतलब ये होता है कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट जो है 70% के अबो चाहिए। अब 70% के अबो चाहिए। अब मान लीजिए कि कहीं अगर वैकेंसी है, ठीक है, आपने देखा कि सपोज कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट खाली है और 100 पोस्ट है सपोज, तो आपको तो पता ही है कि अगर कहीं पे वैकेंसी भी होती है, 100 वैकेंसी है, इसका मतलब उसके लिए 10,000 एप्लीकेशन आएंगे। तो कंपनी 10,000 लोगों को अटेंड नहीं कर सकती, इतना टाइम भी नहीं है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, क्राइटेरिया रखती है कि भाई इतनी बड़ी भीड़ भीड़ अगर कम करना है तो क्या करो, क्राइटेरिया रख दो, अबो 60 वाले आना चाहिए या फिर अबो 70 वाले आना चाहिए। अगर मैंने अबो 70 का क्राइटेरिया होगा तो जाहिर सी बात है कि भाई इतनी बड़ी जो भीड़ है वो वैसे ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो अबो 70 के क्राइटेरिया वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो वो इसलिए होता है कि भाई आप कंपनी को क्या करना है, भीड़ कम करनी है, मतलब उनका जो वर्क है वो वर्क थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े भीड़ में से राइट कैंडिडेट सॉर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा ये भी होता है, कुछ कुछ कंपनी क्या करती है कि भाई ये क्राइटेरिया लगाने का मकसद मैं बता रहा हूँ आपको। पहला मकसद ये है कि भाई भीड़ कम करना है, और दूसरा मकसद ये भी होता है, कुछ कुछ कंपनीज ऐसा करती है कि जब क्लाइंट मीटिंग होता है तब क्लाइंट अगर किसी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट दे रही है, बड़ा करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, तो क्लाइंट ये भी देखता है कि इस कंपनी के पास में किस तरह के एम्प्लॉयज है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे कंपनी में सभी एम्प्लॉयज एकदम फर्स्ट क्लास पास हुए और टॉप डिग्रीज वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्लाइंट भी एश्योर होता है कि नहीं ये लोग ये वाला प्रोजेक्ट काम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट होता है जिसके वजह से कंपनीज में आजकल क्राइटेरिया रखा जाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन मेन बात यह है कि क्या 10वीं और 12वीं के परसेंटेज में हो सकता है किसी का क्राइटेरिया ना बैठे। उदाहरण के तौर पे मैं मेरी ही बात करता हूँ, मेरा क्राइटेरिया, मुझे 10वीं 12वीं में इतने मार्क्स नहीं है, सपोज मुझे 60 के ऊपर भी नहीं है, मेरा 10वीं जो है वो 62 है और मेरा 12th जो है वो 48-45% के आसपास है। इसका मतलब मैं किसी भी एमएनसी के क्राइटेरिया में नहीं बैठता। लेकिन बात ऐसी नहीं है कि अगर मेरा क्राइटेरिया नहीं तो मुझे जॉब नहीं मिला, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। बस बात सिर्फ इतनी है कि चांसेस जो है आपके, वो आपको थोड़ा कम चांस मिलेगा। मतलब एकदम बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है, एमएनसीज वगैरह जो होती है, उसके अंदर आपको नहीं चांस मिलेगा, लेकिन बाकी भी बहुत सारी कंपनी, मिडिल स्केल कंपनियां होती है, ओके, उसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हो। काफी जगह पे ऑफ कैंपस होता है। ऑफ कैंपस का मतलब होता है सपोज सैटरडे संडे है और आप डायरेक्टली वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं, आप रिज्यूम दीजिए, आप अपना टेस्ट वेस्ट जो है वो दीजिए, और वहां पे आपको कोई क्राइटेरिया नहीं पूछा जाएगा। इसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी कंपनी का जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है, अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर के लिए जो है वो क्राइटेरिया जो होता है, वो अगर 10वीं 12वीं का अगर वहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है तो वहाँ पे बाकी भी फेजेस होता है। उदाहरण के तौर पे वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन में आपको 4-5 लोगों को मिलकर किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करना रहता है, ग्रुप डिस्कशन है। उसके बाद में आपके पास में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रह सकता है, ठीक है। अगर थर्ड में बोलूं तो उसके बाद में आपके पास में टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी रह सकता है, और उसके बाद में हो सकता है आपका एचआर राउंड हो। तो ऐसे कुछ मिले जुले कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ क्राइटेरिया वहां पे रखे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अच्छी सी प्रैक्टिस की तो आप बड़े इजीली इनको पार कर जाओगे। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं और एक बात बताऊं, हो सकता है कुछ लोग जो है सपोज कुछ लोग हो सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं उसको, कि पास आउट है,
क्योंकि कुछ ये जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है अभी लाइव इसका, तो बहुत सारे लोग जो है पास आउट वाले का भी रजिस्ट्रेशन आया हुआ है। तो हो सकता है कुछ लोग पास आउट है तो वो बोलेगा कि सर मैं 6 महीने से पास आउट हो गया हूँ, या फिर वो कुछ 1 साल से पास आउट है, उनको जॉब नहीं है, उन्होंने कैसे करना चाहिए? देखो जाहिर सी बात है, मैं आपको ये बोलूंगा कि कोई भी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे और आपका अगर 1 साल के अंदर गैप गिरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो पूछेंगे कि तुमने 1 साल क्या किया। ठीक है, तो आपके पास कोई तो भी वैलिड वहां पे आंसर होना चाहिए, क्योंकि एमएनसीज जो है वो ज्यादा गैप कंसिडर नहीं करती। ठीक है, अगर आपका गैप गिरा भी है तो आपका काम है तो वहां पे कुछ तो भी फुलफिल कीजिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि कोई गैप गिर रहा है अपना, सपोज मैं अगर कंटिन्यू स्टूडेंट हूँ, मैं मेरे सपोज 6 महीने हो गए मैं पास आउट और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपने कोई तो भी कोर्स तो भी करना चाहिए, ताकि आप उस ड्यूरेशन में जब वैकेंसीज रहे, जब आप इंटरव्यूज दे, तब आप जब उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर इंटरव्यूज दे रहे हैं, तब आपको कंपनी ने अगर पूछा कि आपने इस ड्यूरेशन में क्या किया, तो आपके पास में एटलीस्ट आंसर हो कि सर मैंने ये क्लास किया, मैं इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक ये मैंने कोर्स पढ़ाई किया। ठीक है, मतलब क्या होगा कि कंपनी उसको गैप कंसिडर नहीं करेगी। ठीक है, ओके। हाँ, आपको कहीं इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो वहां पे। इंटर्नशिप करने का मौका अगर आपको कहीं पे भी मिलता होगा तो मैं आपको यही बोलूंगा कि गो विद द इंटर्नशिप, क्योंकि क्या होता है कि किताबों में जो आप पढ़ते हो वो चीज एकदम ही डिफरेंट है, और कंपनी में जो रियलिटी में काम किया जाता है वही बंदा है जो एनालिसिस के अंदर जाना चाहता है। चलिए मैं अभी एनालिसिस वाली स्लाइड के ऊपर आता हूँ मेरे। अगर कोई बंदा है वो एनालिसिस के ऊपर जाना चाहता है, तो अगर मैंने देखिए मेरे स्लाइड्स के ऊपर देखिए, एनालिसिस करना मतलब बिजनेस एनालिसिस्ट जो होता है इसके लिए ये पोस्ट होता है, बिजनेस एनालिसिस्ट। मतलब कंपनी में बिजनेस एनालिसिस्ट होता है। अब बिजनेस एनालिसिस्ट का काम क्या होता है? इसका कोई भी टेक्निकल काम नहीं होता। ठीक है, इसके लिए कुछ ना कुछ स्किल जरूरी होता है। वो ये होता है कि भाई कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, ये इस बंदे का काम होता है। इसमें कोई भी लॉजिक लगाने की बात नहीं है, खाओ भाई अपने को C++ जावा आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिजनेस एनालिसिस मतलब ये वो लोग होते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होता है, क्लाइंट के साथ बात करना ये इनका काम होता है। ठीक है, हम हमारे क्लास में भी या फिर कई सारे हम जब बैचेस लेते हैं तब हम ये देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका कोडिंग स्किल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो बात बहुत बढ़िया कर सकते हैं। मतलब क्या है कि उनमें जो स्किल है वो बिजनेस एनालिसिस्ट वाला स्किल है। ठीक है, तो ये जो स्किल है ये उन लोगों में, मतलब इस सेक्टर में वो लोग जा सकते हैं जिनका स्किल बहुत बढ़िया है, बिजनेस एनालिसिस। अब ये करने के लिए क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है वो देखिए, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है क्रिएटिंग डिटेल बिजनेस एनालिसिस। ये बंदे जो है बिजनेस एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद में बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग। इसका मतलब क्या है बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग? मतलब क्या, मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट या फिर कोई प्रोडक्ट है सपोज, वो कंपनी को बनाना है, लेकिन कंपनी को बनाने के लिए उसका बजट कितना लगेगा या फिर भविष्य में उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, कस्टमर वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ये पूरा जो प्लानिंग होता है ये इन लोगों का होता है। ठीक है, उसके बाद में जो देखिए प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग लिखा है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, कंपनी किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी, कैसे काम करेगी, और उसको उसका प्लान सेट करना, और साथ ही में उसको मॉनिटर करते रहना, मतलब देखते रहना कि जो रिक्वायरमेंट आई हुई है उसके हिसाब से आया कि नहीं आया। तो ये जो है प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। ओके, उदाहरण के तौर पे मैं अगर खुद का ही एग्जांपल लूं, हम जब मीटिंग करने जाते हैं, मान लीजिए कि कोई क्लाइंट है, उदाहरण के तौर पे चलिए मैं रोशन सर का नाम लेता हूँ। चलिए रोशन सर है हमारे, सपोज वो हमारे लिए क्लाइंट है, और उनके पास कोई कोई प्लान है, सपोज कोई वेबसाइट वगैरह बनाना है या फिर उनको एक आधा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हम जब उनसे मीटिंग करेंगे तब वो मीटिंग कैसे एकदम कैजुअली रहेगा, हम सिर्फ बात करेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है। मैं जो भी क्वेश्चन उनको पूछूंगा उस क्वेश्चन में यही रहेगा कि सामने वाले बंदे की रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है, उसको किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए। हम काफी सारे बिलिंग सिस्टम्स बनाते हैं, बिलिंग एप्लीकेशंस आप लोगों ने देखा होगा। आप मॉल में जाते हो, आप कपड़े खरीदी करने के लिए क्लॉथ सेंटर्स में जाते हो, वहाँ पे बिलिंग सिस्टम्स होती है। वो बिलिंग सिस्टम्स क्या काम करती है, आपने जो प्रोडक्ट खरीदा उसका क्या नाम लिखा रहता है, कितने प्रोडक्ट लिए, उसका कॉस्ट लिखा रहता है, और उसके हिसाब से बिल बनता है आपका।
तो ये जो बना होगा ये कोई ना किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, ये किसी बंदे ने वो रिक्वायरमेंट पहले गेट की होगी। इन लोगों का काम होता है सही रिक्वायरमेंट गेट करना, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं, अगर उस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट, वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ये चीज अगर सही तरीके से आ गई तो ही वो प्रोडक्ट बराबर बनेगा। अगर रिक्वायरमेंट लेते वक्त अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो प्रोडक्ट भी बराबर बन नहीं पाएगा और क्लाइंट को आप रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते, कर नहीं पाओगे। तो ये जो चीज होती है, तो बिजनेस एनालिसिस करना, बजट बनाना, प्लानिंग करना, प्राइस डिसाइड करना और रिपोर्टिंग करना कि ये प्रोजेक्ट कैसा बना, क्या बना, किसने काम किया, तो ये जो काम होता है ये होता है बिजनेस एनालिसिस्ट का, और इसमें कोई भी टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं होती। बात सिर्फ इतनी है, आपको जो स्किल चाहिए रहता है वो होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका फोरकास्टिंग, आपका बजटिंग, प्लानिंग, ये सब चीज। अब यहाँ पे मैंने कुछ कंपनीज के लोगो भी डाले हुए हैं, जैसे कि बिजनेस एनालिसिस्ट जो ज्यादा से ज्यादा हायर करते हैं, वो मैंने देखा कि एसेंचर और कॉग्निजेंट, ये जो दो कंपनीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा बिजनेस एनालिसिस्ट हायर करती है। एक्चुअली वो ये जो लोगोज है ये मैंने नेट पे से लिया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, इनका पूरा क्रेडिट इनको ही है, ठीक है। तो एसेंचर, कॉग्निजेंट और इनके जैसे कई सारे दिग्गज प्लेयर है, जैसे कि आपने टीसीएस का नाम सुना होगा, आपने इन्फोसिस का नाम सुना होगा, इन सभी इसमें भी बिजनेस एनालिसिस्ट जा सकते हैं। अब बिजनेस एनालिसिस्ट बनने के लिए पढ़ाई का क्राइटेरिया क्या है? कोई बंदा अगर बीसीए है, बीएससी है या फिर एमएससी है, कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, मतलब आप बीकॉम भी हुए तो भी चलेगा, पर थोड़ा बहुत टेक्निकल स्किल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनी ग्रेजुएट कैन डू वर्क एज अ बिजनेस एनालिसिस्ट, ठीक है। चलो उसके बाद में देखते हैं, मान लीजिए कि आपने बिजनेस एनालिसिस्ट के लिए, आपके लिए क्या स्किल चाहिए बिजनेस एनालिसिस्ट के, ये मैं बता चुका हूँ। सेकंड जो सेक्टर होता है जिसमें सबसे ज्यादा जॉब होता है वो होता है डिजाइनिंग का, जी की। मैं स्क्रीन चेंज किया मैंने, जॉब इन डिजाइनिंग। अब यहाँ पे डिजाइनिंग में जो काम होता है, मैक्सिमम टाइम जो डेवलपर या फिर कंपनी हायर करती है जिस पोस्ट के लिए, वो पोस्ट होता है वेबसाइट डिजाइनर, ठीक है, इस पोस्ट के लिए होता है। अब वेबसाइट डिजाइनर, आपने वेबसाइट वर्ड सभी लोगों ने सुना होगा, हम डेली अलग अलग वेबसाइट देखते रहते हैं, ठीक है। यूट्यूब क्या है, वेबसाइट तो है, यूट्यूब, फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, सब वेब एप्लीकेशन में अवेलेबल है, राइट। तो डिजाइनिंग, ये जो बंदे होते हैं वेबसाइट डिजाइनर, इनका काम होता है अच्छे से अच्छे डिजाइन बनाना, ठीक। अब डिजाइन करने के लिए थोड़ा बहुत टेक्निकल स्किल आना चाहिए। जो बेसिक लैंग्वेज होती है, जो स्किल रिक्वायर्ड है डिजाइनिंग वेब डिजाइनर में जाने के लिए, वो स्किल है आपका HTML, ओके। HTML, CSS और बूटस्ट्रैप, ये तीन स्किल ऐसे है जो आपको मस्ट है अगर आपको वेबसाइट डिजाइनर बनना है तो। हाँ, आप स्टार्ट कैसे करें? आप स्टार्ट कर सकते हैं HTML से, ओके। आप HTML से स्टार्ट कर सकते हैं। HTML बहुत ही इजी लैंग्वेज है और अगर उसको पढ़ना भी है ना, सिर्फ 15 दिन में HTML सीखा जा सकता है। अगर आपने नेट पे थोड़े बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखे तो आप बड़े आसानी से सीख सकते हो। HTML बहुत ही इजी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि HTML के प्रोग्राम लिखते वक्त एरर्स नहीं आते, ठीक है। दूसरा है CSS, जो कि लेआउट बनाने के लिए काम में आता है। वेबसाइट के जो लेआउट होते हैं वो CSS की मदद से बनाए जाते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है बूटस्ट्रैप। ये तीनों जो है, अब बूटस्ट्रैप के बारे में आपको बताऊं तो कोई भी वेबसाइट मोबाइल कंपेटेबल जो बनती है वो बिकॉज ऑफ बूटस्ट्रैप बनती है। तो HTML, CSS और बूटस्ट्रैप, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जिस बंदे को आता है, अगर किसी को आता भी होगा अच्छे से, अगर आता है तो मैं आपको बोलूंगा कि वो जो है वो वेबसाइट डिजाइनर के लिए अप्लाई कर सकता है। वेबसाइट डिजाइनर की आपने अगर नेट पे थोड़ा बहुत सर्च भी किया ना, जॉब फॉर वेबसाइट डिजाइनर, तो आपको ढेरों जॉब मिल जाएगी। उसके अंदर ये स्किल, ये बेसिक स्किल है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ इतना ही स्किल चाहिए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मिनिमम स्किल ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी मैंने कुछ तीन आपको यहाँ पे लोगोज दिखेंगे, जैसे कि वर्डप्रेस है, जुमला है और द्रुपल है। जिन लोगों को एकदम कम से कम कोड में वेबसाइट बनानी है तो मैं यही बोलूंगा कि गो विद द वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक ऐसा CMS टूल है, अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती होगी तो आप ढेरों वेबसाइट जो है बाय यूजिंग वर्डप्रेस, रेडीमेड है, रेडीमेड कंपोनेंट्स उसके अंदर है, हेडर, फुटर, बॉडी, स्लाइडर, सब वेबसाइट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो वर्डप्रेस के अंदर रेडीमेड मिलते हैं, बिना एक लाइन का कोड लिखा, ठीक है। कोई भी एक लाइन की भी कोड लिखने की जरूरत नहीं। आपने अगर ये वेबिनार होने के बाद में
थोड़ा वर्डप्रेस के बारे में अगर सर्च किया ना तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। एक बार वर्डप्रेस का सेटअप अगर आपने किया तो आप अपनी वेबसाइट खुद ब खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें वर्डप्रेस है। और अगर आप वर्डप्रेस के अंदर काम करना चाहते हो, मैं आपको एक बहुत अच्छी वेबसाइट यहाँ पे बताऊंगा। एक स्टडी साइट है जिसका नाम है wpbeginner.com। ठीक है, wpbeginner ये एक बहुत बढ़िया साइट है। एक्चुअली मैं खुद भी इसको रेफर करता हूँ। अगर मुझे कुछ नया नया वर्डप्रेस के अंदर करना है तो मैं वर्डप्रेस के अंदर या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर करना है तो मैं खुद भी इसको रेफर करता हूँ, wpbeginner.com। मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको इसमें से कुछ भी पॉइंट अगर लेने लायक, कैप्चर करने लायक लग रहा है तो आप बुक और पेन लेके उसको लिख लीजिए, आप कहीं तो भी नोट डाउन कर लीजिए उस चीज को, या फिर उस चीज का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आपको अगर इजी लग रहा है। चलिए, तो डिजाइनिंग में काफी सारे जॉब्स अवेलेबल है। इसमें देखो, डिजाइनिंग करना और कोडिंग करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। डिजाइन करना मतलब फ्रंट एंड डेवलपर जिसको बोलते हैं, फ्रंट एंड किसी चीज का सिर्फ फ्रंट लुक डेवलप करना, वही काम होता है सिर्फ वेब डिजाइनर का। जो कोडिंग करने वाले बंदे होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, वो बंदे अलग होते हैं, उनको उनका काम होता है मेन लॉजिक लिखना, कोर लॉजिक लिखना। नॉर्मली कंपनी में दो प्रकार के बंदे अवेलेबल होते हैं। एक होता है वेब डिजाइनर जो सिर्फ फ्रंट एंड बनाएगा। मान लीजिए कि आपको एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना, एक वेबसाइट है उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना है, और सामने वाला बंदा फॉर्म भरेगा और बटन के क्लिक पे वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में जमा कर देना, इतना ही करना है सब कुछ। तो बात ऐसी है, ये काम एक बंदा भी कर सकता है, ये काम दो बंदा भी कर सकता है। मेन काम है कि इसमें दो स्किल की जरूरत है। पहला, वो फॉर्म सिर्फ डेवलप करना, बनाना। ठीक है, और दूसरा, बटन के क्लिक पे इंफॉर्मेशन डेटाबेस में डालना। ये दो अलग अलग स्किल है। पहले इसमें सिर्फ आपने फॉर्म को डिजाइन किया और दूसरे स्किल में आपने उसको डेटाबेस में डाला। आपको सिर्फ फॉर्म डिजाइन करना है तो आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप इनकी जरूरत गिरेगी, मतलब वेबसाइट डिजाइनर की जरूरत गिरेगी। और अगर आपको बटन के क्लिक पे उसको डेटाबेस में डालना है, कहीं तो भी सेव करना है, तो फिर आपको डेवलपर की जरूरत गिरेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्डप्रेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली ये हमने कुछ साइट्स बनाई थी, जैसे कि mjpmt.org है, vitingoli.com है हमारी, नवप्रहार.in, ये हमारी बनी हुई साइट्स है जो मैंने वर्डप्रेस में बनाई थी। आप चाहो तो देख सकते हो उसको। ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड जो सेक्टर होता है आईटी कंपनी में काम करने के लिए, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ये सबसे बड़ा सेक्टर है आईटी का, जो होता है कोडिंग। जो हम ग्रेजुएशन से ही देखते आते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, वेब डेवलपर बनना है, वगैरह वगैरह। तो वो होता है कोडिंग वाला पार्ट। तो कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग, ये जो चीज है, यहाँ पे देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पोस्ट होता है वो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और स्किल क्या चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए? अगर कोई बेसिक स्किल, मिनिमम स्किल अगर होता कुछ, तो वो है C और C++। मतलब ये सिर्फ दो लैंग्वेजेस है, C और C++। जो BCA के बंदे हैं, BSc के बंदे हैं, MCA MSc के बंदे, उनको बताने की जरूरत नहीं कि C++ क्या है। बेसिक लैंग्वेजेस है, बेसिक कोर्स है। ठीक है, पहले सी लैंग्वेज कीजिए और उसके बाद में C++ कीजिए। ये करने का मोटिव सिर्फ इतना है, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमेशा C और C++ बनने की सलाह क्यों देगा? क्योंकि मैक्सिमम लैंग्वेजेस जो है वो इसी लैंग्वेज के ऊपर से डिराइव है। जावा, पाइथन, डॉटनेट, जावास्क्रिप्ट सब इसके ऊपर से डिराइव है, इसके ही लॉजिक्स उसके अंदर है। इसलिए जो बंदा इनको मतलब C++ को ज्यादा अच्छे से जानता है, वो बंदा किसी भी लैंग्वेजेस में काम करता है। अब हम दुनिया भर मतलब दिन भर में हम अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं, हमने अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ी हुई है, लेकिन मैं आपको मेरी बात बताऊं तो जो C और C++ में जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट बार बार रिपीट होंगे, बस इतना ही सिंपल। हाँ, C++ से आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए मतलब सपोज एंट्री मिल जाएगी, लेकिन अगर करियर बनाना है, प्रमोशन करना है, तो आपको नीचे गई हुई तीन लैंग्वेजेस देखिए, पाइथन है आपके पास में, जावा है और डॉटनेट है। ये तीन में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कीजिए आप, और उसके अंदर आप करियर कर सकते हैं। पाइथन अगर आपने चूज किया है तो आपके पास में बहुत अच्छा वे है, आप मशीन लर्निंग की तरफ जा सकते हैं। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल लर्निंग वगैरह अलग अलग पोर्शंस है। अगर आप जावा के बारे में देखें तो जावा में भी आप, जावा और डॉटनेट में भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनता है, वेबसाइट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और कई सारे एप्लीकेशन जो है वो जावा और डॉटनेट की मदद से बनी हुई है। ठीक है,
बस फर्क इतना है कि इतने में जो ज्यादा बूम चल रहा है वो पाइथन का चल रहा है। तो जिसका ज्यादा स्कोप है, स्कोप मतलब मैंने आपको बोला कि टॉप 5 लैंग्वेजेस में से कुछ भी चूज किया तो चलेगा, क्योंकि देखो अभी स्कोप पाइथन का है इसलिए पाइथन फर्स्ट नंबर पे। लेकिन बात ऐसी है, रैंकिंग हर साल बदलती है। जो आज फर्स्ट नंबर पे है वो हो सकता है कल सेकंड नंबर पे हो, जो आज थर्ड नंबर पे है हो सकता है वो फर्स्ट नंबर पे हो। इसलिए टॉप 5 में से कोई भी लैंग्वेज चूज कीजिए। मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में ही आपको टॉप 5 लैंग्वेजेस कौन सी है मैंने आपको बता दिया है। ठीक, आगे अगर बढ़ूँ तो डॉट नेट में अगर पढ़ाई करना है आपको तो डॉट नेट में हमने भी काफ़ी सारी साइट्स बनाई हुई है, जैसे कि आप टेस्ट भी कर सकते हो। ये जो साइट्स है हमने वो डॉट नेट में बनाई हुई थी, मैंने उनके हाइपरलिंक्स रखे हुए हैं। डॉट नेट के अंदर आप बहुत बड़ी मतलब बहुत ही बड़ा क्या बोल सकते हो उसको, कस्टमाइज एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है कम टाइम में तो वो डॉट नेट में बहुत अच्छे से बन सकता है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हो सकता है किसी बंदे को जावा अच्छे से आता होगा तो जावा में भी बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने एक्चुअली जावा, डॉट नेट और पाइथन तीनों चीज़ें पढ़ी हुई है और तीनों में डेवलपमेंट किया हुआ है। उसमें से मेरा एक्सपीरियंस जो है वो डॉट नेट में बड़ा अच्छा रहा और कम टाइम में जब फास्ट फास्ट जो बनता है वो डॉट नेट में बनता है। आगे अगर बढ़ूँ तो अपना जो लास्ट फेज है वो है टेस्टिंग का। कुछ लोग जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टर बनते हैं। कोडिंग के बाद में मतलब कोडिंग जो फेज है उसके बाद में अगर किसी का नंबर आता होगा करियर के लिए तो वो है टेस्टिंग। तो पोस्ट होता है सॉफ्टवेयर टेस्टर इसके अंदर। आपने सुना होगा काफी सारे लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम क्या होता है, देखिए बड़ा ही आसान काम है। एक्चुअली ये जो प्रोग्रामर और टेस्टर ये जो दो लोग होते हैं ना एक दूसरे के दुश्मनी होते हैं। मान लीजिए कि मैं प्रोग्रामर हूं, मैंने कोई कोड लिखा और मैंने मेरे टेस्टिंग वाली टीम को डिप्लॉय बताया कि भाई ये मैंने कोड लिखा है। टेस्टिंग वालों का काम होता है फॉल्ट ढूंढना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि भाई कोई भी मतलब कोई बना बनाया चीज है और उसके अंदर फॉल्ट ढूंढना है, तो फॉल्ट ढूंढने का काम जो है टेस्टर होता है, टेस्टिंग का होता है। टेस्टिंग के नाम में है कि वो फॉल्ट ढूंढे। अब इसके अंदर जो स्किल चाहिए रहता है, अगर किसी को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जाना है तो मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स चीजें आपको जो है वो C++ तो आना ही चाहिए। साथ ही में अगर आपको जावा का अगर नॉलेज हो तो जावा का नॉलेज अगर हो आपके पास में तो आप बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर टेस्टर बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में दो चीजें आते हैं, एक होता है मैनुअल टेस्टिंग और दूसरा होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैक्सिमम लोग जो है वो मैनुअल टेस्टिंग करते हैं और बहुत कम लोग जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं। मैक्सिमम कंपनी अभी मैनुअल से ऑटोमेशन टेस्टिंग पे स्विच होती जा रही है, ठीक। मैनुअल टेस्टिंग का अगर मैं आपको उदाहरण दूं, मान लीजिए कि मैंने सपोज एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया और आप लोगों को दिया हुआ है और उस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में नेम है, ईमेल आईडी रीड करना है, मोबाइल नंबर रीड करना है यूजर का, और मैंने बोला कि आपको ये इसको इस एप्लीकेशन को टेस्ट करो। अब आप टेस्ट करो मतलब क्या, उसके अंदर कोई फॉल्ट है क्या वो ढूंढो। मान लीजिए मैंने तो फॉर्म बनाया जिसके अंदर नेम है, ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है। अगर नेम के जगह आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर के जगह आपने पैन कार्ड नंबर डाल दिया और ईमेल आईडी के जगह आपने आधार कार्ड नंबर डाल दिया और अगर सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट किया, इसका मतलब वो गलत है। इसका मतलब वो हो गया पहला फॉल्ट कि भाई ये तो कुछ भी एक्सेप्ट कर रहा है ना, क्योंकि नेम की जगह तो नाम ही आना चाहिए, नेम ही आना चाहिए, ईमेल आईडी की जगह ईमेल आईडी ही आना चाहिए और मोबाइल नंबर की जगह मोबाइल नंबर ही आना चाहिए। अच्छा मैंने वो दुरुस्त कर भी ली, मान लीजिए कि मैंने वो फिर से ठीक ठाक कर दिया और फिर से आपको टेस्टिंग के लिए दिया। अब आप लोगों ने मोबाइल नंबर की जगह, अब मोबाइल नंबर का रूल आपको मालूम है 10 डिजिट होता है मोबाइल नंबर अपना, ठीक। अब आप लोगों ने मान लीजिए कि मोबाइल नंबर डाल के लगा और आपने 15 डिजिट का मोबाइल नंबर डाला और सपोज सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो भी एक प्रकार का फॉल्ट ही है। तो ये जो फॉल्ट आप ढूंढ रहे हो इसका मतलब आप लोग जो है मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो, आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम कर रहे हो, ठीक है। तो मैनुअल टेस्टर एक काम है। अब यहाँ पे जो टेस्टिंग आप कर रहे हो ये आप खुद कर रहे हो, खुद ब खुद, मतलब वहां पे आप खुद एक एप्लीकेशन को 2-2 3-3 बार 10-10 बार टेस्ट कर रहे हो इस चीज को, इसलिए मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं। अब इसके बाद का जो फेज होता है टेस्टिंग के अंदर वो ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है। कंपनी अभी मैक्सिमम कंपनी जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग पे स्विच होती जा रही है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग
कोई एक टूल है सपोज, वो टूल आपके लिए सभी चीजें कर दे रहा है ऑटोमेटिक, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो अभी मैक्सिमम जो कंपनी जो ऑटोमेशन टेस्टिंग में स्विच हो रही है। अगर आप एज अ टेस्टर करियर करना चाहते हैं, मतलब अगर आपको कोडिंग में नहीं ज्यादा इंटरेस्ट, ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि गो विद द सॉफ्टवेयर टेस्टर। ठीक है, बेसिक सा नॉलेज लगेगा आपको, आप टेस्टिंग का कोई भी क्लास कर सकते हो। सिंपली आपको सी सी प्लस प्लस जावा का बेसिक नॉलेज हुआ तो भी चलेगा, एकदम हार्ड कोड नॉलेज नहीं रहा तो भी चलता है। ठीक है, बेसिक सा नॉलेज रहा तो भी चलता है उसके अंदर। ओके, अब यहाँ पे जो ऑटोमेशन टेस्टिंग है उसके लिए टूल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है सेलेनियम। यहाँ पे देखिए सेलेनियम लिखा हुआ है, ये है ऑटोमेशन टेस्टिंग वाला टूल। वैसे तो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए कई सारे अलग अलग टूल्स होते हैं, तो उसके लिए एक टूल जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है सेलेनियम। उसके बाद में भी मोबाइल ऑटोमेशन भी है और उसके बाद में एपीआई टेस्टिंग है। तो ये तीन पार्ट मैंने आपको बताया। अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना है तो आपको जाहिर सी बात है इन तीनों में भी आपका हैंड होना जरूरी है। अगर ये वीडियो या फिर ये वेबिनार कोई एक्सपीरियंस बंदा, मतलब कोई फ्रेशर नहीं है, कोई पास आउट अगर है बंदा, वो अगर देख रहा है, जैसे कि सपोज किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, मान लीजिए कि एमसीए है, एमएससी है, कंप्लीट हो चुका है और उसको सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए इंटरव्यूज वगैरह देना है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पहले खुद से पूछिए कि आपको ये स्किल आते हैं। क्योंकि अगर आप पास आउट है और आप इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं तो मैक्सिमम कंपनी सेलेनियम, मोबाइल ऑटोमेशन और एपीआई टेस्टिंग के बारे में पूछेगी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, तो दीज ये जो है ये 4 फेज थी जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। आईटी सेक्टर जो है वो 4 फेज में है, एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, तो इसके अंदर मैक्सिमम जॉब्स आपके लिए अवेलेबल है। चलिए अगर आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। जैसे कि अगर आपको कुछ स्टडी साइट्स चाहिए, मतलब मैं ये स्टडी साइट्स सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये वेबिनार मैक्सिमम टेक्निकल लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको टेक्नोलॉजी में ज्यादा कुछ पढ़ना है तो देखो, हम नॉर्मली ये साइट्स को रेफर करते हैं। एक है सिंपली लर्न, दूसरा एलिसन, तीसरा कोड प्रोजेक्ट और चौथा कोर्सेरा। ये 4 वेबसाइट्स है जो हम ज्यादातर टाइम, मैं आपको हमारे स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ और मैं खुद भी रेफर करता हूँ इनके लिए। कोड प्रोजेक्ट जो है ये बड़ा ही जबरदस्त वेबसाइट है, इसके अंदर मैक्सिमम टाइप के, एक्चुअली ये कोडिंग का जो डेवलपर होता है कम्युनिटी, तो तुम एकदम तुम्हारे सीनियर जूनियर को नहीं पूछते हो, आप कोई तो भी ऐसा चाहिए जो आपके सीनियर लेवल पे है, तो दुनिया भर के होता है। अब अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफी सारी होती है आईटीज में, तो बड़े कंपनी में कई बार वैकेंसीज निकलती है। रिज्यूम्स टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, रीयूज टेम्पलेट्स पैटर्न करने में आसानी होता आ जाएंगे रिज्यूम के। ठीक है, तो आपने, अगर आपके पास रिज्यूम है आपके पास, तो आप आपका वर्क एक्सपीरियंस उसके अंदर डालो, आपके इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा एड प्रॉपर एंड, नहीं लिखिए, कोई जरूरत नहीं है एचटीएमएल सी प्रोजेक्ट विथ डिटेल्स। एड प्रोजेक्ट विथ डिटेल्स का मतलब क्या है, देखिए, तो हो एमसीए हो एमएससी हो, कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो उसको डालो। और ठीक है, तो इस पैटर्न में अगर आपने आपका रिज्यूम अगर बनाया एनवायरमेंट्स को मैं एकदम डिटेल लूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर ये लोग जो है प्लेस हो चुके हैं। अगर आपका होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो उस कमेंट को जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आप अपने जो भी क्वेश्चंस आपको होगा, कुछ अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर रिप्लाई करूंगा। अब हाँ, अभी कभी जस्ट रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं सेशन खत्म होते बराबर मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मैं आपको सभी को बोलूंगा कि अगर जो भी आप लोग देख रहे होंगे, कोई भी अगर डाउट होगा आपको, आपके एकेडमिक्स में डाउट है, चाहे आपको, आप ग्रेजुएट पास आउट हो, आगे क्या करना चाहिए, किस कंपनी में अप्लाई करें, या फिर कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहिए, किसमें आपने प्रोग्रेस करना चाहिए, आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझे इस सेशन से रिलेटेड, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो अब अगर हमें कांटेक्ट आपको करना है तो ये हमारा एड्रेस है एक्चुअली, आप डायरेक्टली ऑफिस में भी विजिट कर सकते हो, हमारे फोन नंबर्स भी दिए हुए हैं। अगर आप चाहो तो आप हमको ईमेल, हमारे ईमेल पे आपको आप ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एवरी ईमेल
मैं आपको हर ईमेल का मेल करते रहता हूँ। जब भी कोई स्टूडेंट मुझे मेल करता है हम उसको ज़रूर रिप्लाई करते हैं। ठीक है, सो ये एक छोटा सा वेबिनार था अपना। एक्चुअली ये फर्स्ट वेबिनार था, और नेक्स्ट वेबिनार में हम जो मैंने बताया कि रिज्यूम बिल्डिंग जो है, क्योंकि ये जो है मैंने सिर्फ इतना बताया कि अपॉर्चुनिटीज कैसी है, कौन कौन सी पोस्ट है आईटी सेक्टर में। मैंने आपको 4 पोस्ट के बारे में बताया, मेन पोस्ट। वैसे तो पोस्ट तो अगर आपने सोचा तो इतनी सारी पोस्ट है कि मैं उसका लिस्ट आपको अगर स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं तो मेरा स्क्रीन भर जाएगा। लेकिन मेन जो है 4 पोस्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर कोई बेसिक बंदा है जो इस वेबिनार को देख रहा है, अगर फ्रेशर है तो सी सी प्लस प्लस जावा, सी सी प्लस प्लस इन कोर्सेज के ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए। अगर वो एक्सपीरियंस है, मतलब पास आउट हो गया है पर करियर करने के बारे में सोच रहा है, तो सी सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा या फिर डॉट नेट, इन 3 में से एक उसने पढ़ के उसके अंदर आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे ज़रूर पिन कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप उसके भी ऊपर मुझे बता सकते हो, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो। हाँ, हर एक मेल का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए इतना